नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे हुए लगभग 3 साल का वक्त पूरा हो चुका है। इन 3 सालों में प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं की घोषणा हुई, जिस पर काम भी हुए और नहीं भी। इसी पर है हमारी स्पेशल सीरीज आधी हकीकत आधा फसाना। आज देश में बेटी पढ़ाओ का क्या हाल है, आज कितनी सुरक्षित हैं बेटियां, कितनी पढ़ी हैं बेटियां, इसी पर नजर डालें। दरअसल 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन 2.5 साल बाद भी स्थिति यह है कि लड़कियों को अपनी ही पढ़ाई के लिए अनशन पर बैठना पड़ रहा है। और जहां तक उनकी सुरक्षा का सवाल है, तो पूरे देश में हाल एक जैसा ही है और लड़कियों और महिलाओं के प्रति अपराधों में कोई कमी आती नहीं दिख रही। ये दोनों तस्वीरें एक ही शहर की हैं, हरियाणा के रेवाड़ी की। एक तस्वीर 21 जनवरी 2015 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर शोर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। और दूसरी तस्वीर भी रेवाड़ी की ही है। अपनी सुरक्षा के लिए लड़कियों को अनशन पर बैठना पड़ा। 10वीं से आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें न केवल 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, बल्कि मनचलों की हरकतों से भी अपने बूते पर ही निपटना पड़ता था। नतीजतन पढ़ाई को तिलांजलि देने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचा। आखिरकार परेशान होकर इन्होंने पढ़ाई छोड़ने के लिए स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर अनशन छेड़ दिया। हमने अपने घरों में ताला लगा रखा मेरे बच्चों, क्या उनके कान गूंगे और बहरे हो चुके हैं? सरकार क्या अंधी हो रही है? उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारी डिमांड इतनी बड़ी भी नहीं है, हम धन दौलत तो मांग नहीं रहे, हम सिर्फ 2 क्लास ही तो मांग रहे हैं कि हमारा स्कूल +2 तक कर दो। यहाँ पे बिल्डिंग भी उपलब्ध है, सिर्फ हम चाहते हैं कि लिखित तो दे दो, विद पोस्ट हमें दे दो। अरे हम यहाँ पर पढ़े हैं 8 दिन से अपनी बच्चियों के साथ भूखे पिसाए, हमने भी खाना नहीं खाया, हमारा चूल्हा तक नहीं जल रहा। हमारे घरों पर क्या हो रहा है काम सब। इन लड़कियों का कहना है कि जब तक 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाती थी, तो शरारती तत्व इन पर फप्तियां कसते, इनका दुपट्टा खींचते, हाथ पकड़ते थे, यहाँ तक कि इनके शरीर पर पानी भी डाल देते थे। इन लड़कियों का कहना है कि जब वह घर वालों से इस तरह की छेड़खानी के बारे में बताती है, तो वह उन्हें पढ़ाई बंद करने को कहते। भीषण गर्मी के बीच भूख हड़ताल कर रही छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी, तब सरकार जागी और स्कूल अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जैसा कि होता रहा है, नेताओं ने लड़कियों की परेशानी के समाधान का भरोसा दिलाते रहे। गोठड़ा का जो विद्यालय है उसका दर्जा हमने बढ़ा दिया है और डीओ और हमारा जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने एक प्रिंसिपल वहां डिप्यूट कर दिया है, जो कल से ही वहां 10+2 में 10वीं तक के विद्यार्थी हैं और वो एडमिशन का प्रोसेस वहां जारी कर। लेकिन ये हाल सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के तकरीबन हर राज्य का यही हाल है। यूपी के बदायूं और बुलंदशहर गैंगरेप अब भी जहन में ताजा है। मार्च में मुजफ्फरनगर के खतौली के एक स्कूल में हॉस्टल में छात्राओं को बेलिबास कर घंटों क्लास में बिठाए रखा गया। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के आंकड़ों के अनुसार भारत में घरेलू हिंसा के मामले सबसे अधिक यूपी में है। 2015-16 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या 6110 थी। कैग के अनुसार 2010-2015 के बीच छेड़छाड़ के मामलों में 55% शिकार नाबालिग लड़कियां थी। 2013-14 में तो छेड़छाड़ की घटनाएं 73% तक बढ़ गई थी। अहम यह है कि 5 सालों में छेड़छाड़ के सबसे अधिक मामले लखनऊ में सामने आए हैं। ये वो मामले हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। सवाल यह है कि हर सरकार महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा तो दिलाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात सुधरते नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पिछले दिनों एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अब पढ़े लिखे संपन्न लोग भारत में कानून से बचने के लिए विदेशों में जाकर भ्रूण हत्याएं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास सिर्फ 5 महीने में करीब 250 शिकायतें आईं। बीते दिनों यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि सुनियोजित लिंगभेद की वजह से भारत की जनसंख्या से करीब 5 करोड़ लड़कियां और महिलाएं गायब हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी बीते दिनों अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में प्रत्येक दिन औसतन 2000 कन्या भ्रूण का गर्भपात होता है।
कितना दुर्भाग्य है कि एक और हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं और दूसरी ओर लड़कों की चाह में लड़कियों के जन्म के समय या जन्म से पहले मारते आ रहे हैं। यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र दोनों की रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, लेकिन हालात में सुधार अब भी चिंताजनक ही है, क्योंकि भ्रूण की जांच और गर्भपात करने वालों में पढ़े लिखे और तथाकथित सभ्य समाज के लोग ही शामिल हैं। गर्भ में भ्रूण के लिंग की जांच को लेकर कड़े कानून होने के बावजूद बेटों के दीवाने दंपतियों ने अब नया और आसान रास्ता खोज निकाला है। वे भ्रूण के लिंग की जांच के लिए विदेश तक जाने लगे हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार उनके पास 234 शिकायतें आई हैं। ये शिकायत केवल 4 महीने जनवरी 2017 से 5 मई 2017 के दौरान मिली, जिनमें 34 लोगों को नोटिस दिया गया, 123 को निजी रूप से डॉक्टर के सामने पेश होने की हिदायत दी गई, 77 के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। फिर भी लोग बाकायदा एजेंटों के जरिए थाईलैंड, सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में जाकर भ्रूण की जांच करा रहे हैं। आधिकारिक अनुमान है कि एनसीआर के 4 से 5,000 दंपति लिंग जांच कराने या कन्या भ्रूण हत्या के लिए सालाना विदेश जा रहे हैं। Discrimination can begin from the beginning of life till the end of life. So in order to break that, we need to recognize the rights that are there right from the first, right from pre-birth. So we need to look at the integral link between women's right to life, the daughter's right to life or the girl's right to life, to all the other rights that women. जाहिर है देश के अंदर की सच्चाई और भी भयावह होगी। ये सब तब हो रहा है जब लिंगानुपात राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। गौर करें तो आंकड़ों के मुताबिक 0 से 6 साल के बच्चों के बीच पिछले 50 सालों में लिंगानुपात प्रति 1000 बच्चों में 1961 में 976 से गिरकर 2011 में 918 हो गया, जबकि भारतीय कानून के मुताबिक लिंग परीक्षण करना गुनाह है। भ्रूण परीक्षण के लिए सहयोग देना और विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। इसके तहत 3 से 5 साल तक की जेल और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 313 के तहत गर्भवती महिला की मर्जी के बिना गर्भपात करवाने वाले को आजीवन कारावास या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 314 के तहत गर्भपात करने के मकसद से किए गए कार्यों से अगर महिला की मौत हो जाती है तो 10 साल की कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। साथ ही धारा 315 के तहत शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु के मकसद से किया गया कार्य अपराध होता है। ऐसा करने वालों को 10 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। बेटियों की फिक्र को लेकर सरकारों के भी दोहरे चेहरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक और खुद सरकारें प्राथमिकता से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर लड़कियों की शिक्षा और उनके विकास पर नजर रखने वाली एजेंसियों की रिपोर्ट पर भी गंभीर नहीं है। खुद लड़कियों को अपशगुन समझा जाता है। अगर पढ़ने लिखने के बावजूद हमारी मानसिकता में कोई फर्क नहीं पड़ा तो बेशक धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पर जो लड़का और लड़की में भेद करना सिखाए। इस स्थिति के लिए परंपरावादी और दकियानूस सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि ही जिम्मेदार है। कई जगह तो लड़कियों के परिवार वाले ही शिक्षा के बाद उनकी आजादी छीन कर घर बैठा लेते हैं, जिससे उनके विचारों में रत्ती भर भी विकास नहीं हो पाता। बहरहाल सबसे पहले समाज की रूढ़िवादी मानसिकता और लड़कियों के प्रति संकीर्ण सोच को खत्म करना होगा। सरकारों के दोहरे मापदंडों से परहेज करते हुए तुरंत कड़े कदम उठाने होंगे। साथ ही ऐसा कोई कानून बनाना होगा जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव पूर्व विदेश न ले जाए। सचिन भाटिया, APN। दरअसल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से ही लोगों को ठगने का काम भी किया जा रहा है। प्रदेश ही नहीं, भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना जो चुनिंदा जिलों में लागू है, बेटियों के भविष्य का लालच दिखाकर पिता को शिकार बनाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिला प्रोबेशन अधिकारी की है। ऐसे में ये अधिकारी पात्रों के साथ साथ अपात्रों को भी इस योजना का लाभ देने के एवज में सुविधा शुल्क वसूलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली में बिना योजना लागू हुए लाखों रुपए के लेन देन और फर्जी फॉर्म को भराकर रुपए वसूलने का गोरख धंधा खूब चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, लेकिन ये योजना भी भ्रष्टाचार की बीमारी से ग्रसित है। इस बार खबर रायबरेली से है, जहां इस योजना के तहत रायबरेली में भी मोटी रकम और अधिकारियों कर्मचारियों की साठगांठ कर सैकड़ों फॉर्म भी भरवा दिए गए। इन फॉर्मों में अधिकांश रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के हैं। इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब आईजी जोन लखनऊ ने 8 अप्रैल 2017 को 2 लाख आर्थिक सहायता से संबंधित आवेदन पत्रों के आधार पर रायबरेली पुलिस को FIR पंजीकृत कर विवेचना के आदेश दिए थे।
जिसके तहत रायबरेली शहर कोतवाली में 17 अप्रैल को अभियोग पंजीकृत भी हुआ और यहाँ से गोरखधंधे की पुलिसिया जांच शुरू हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमारे यहाँ FIR लिखा गया है। इसमें 2 लाख की योजना है। जो डलमऊ के कम से कम 8-9 एप्लीकेशन हमें मिले हैं जिन्होंने फार्म डाला था। मौके पे जाके उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने क्लियर नहीं किया हमें कहाँ से मिला। जब पुलिस देखा तो वो बचने लगे कि हमने नहीं भरा है। फिर भी उनकी फ़ोटो या हस्ताक्षर और उनका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सब फार्म में पड़े हुए हैं। निष्कर्ष ये निकला है कि जिला प्रोबेशनर अधिकारी ने बताया है कि केंद्र सरकार की योजना है लेकिन रायबरेली जनपद में लागू नहीं है। यही नहीं, इस गोरखधंधे में कहीं न कहीं इस विभाग के आला अधिकारी की भी संलिप्तता उजागर हो रही है, क्योंकि जब 17 अप्रैल को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके 1 महीने बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अखबारों के माध्यम से एक प्रेस नोट छपवाया। इसमें ये उल्लेख किया गया कि इस नाम से कोई योजना संचालित ही नहीं है। साथ ही इसके फॉर्म बेचने और खरीदने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई। हमारे जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित नहीं है। अगर कोई भी फार्म इस तरह का वितरित कर रहा है वो अवैधानिक है, फर्जी है और अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करूंगा। खैर, अब सवाल ये उठता है कि जब इस नाम से रायबरेली में कोई योजना संचालित ही नहीं तो ये फॉर्म कहां से आए और इसके पीछे कौन गोरखधंधा चला रहा है। कहीं न कहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी की भी इसमें संलिप्तता लगती है, क्योंकि 1 महीने पहले कोतवाली में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ और ये जनाब 1 महीने बाद लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस नोट अखबारों में छपवाते हैं। खैर, अब ये जांच का विषय है कि इसमें दोषी कौन है। रोहित मिश्रा, APN, रायबरेली। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आलम यह है कि यूपी में इस योजना ने परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने 17 जिलों के लिए 117 करोड़ दिए थे, लेकिन वो धनराशि कहां गई ये किसी को नहीं मालूम। मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से जवाब भी मांगा, लेकिन कोई जवाब सामने नहीं आया। इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता BK सिंह से बात की हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी। मोदी सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं और उनकी महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या हाल क्या है ये हम बताएंगे। किस तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, किस तरीके से हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के दरवाजे पहुंच गया, इस पर मसले बात करने वाले मौजूद हैं अधिवक्ता BK सिंह साहब। सिंह साहब, जो बड़ा इशू है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी उस पर करप्शन का दीमक लग चुका है, कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम प्रधानमंत्री की सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था। जो हमारा ये जेंडर गैप होता जा रहा है कि 1000 मेल पे करीब 900 फीमेल आ रही हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री ने पहल की। उनकी दूसरी तीसरी योजनाओं में प्रमुख योजना थी और 117 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 11 जिले के बजाय में 17 जिले में शुरू किया और कहीं भी कोई पैसा खर्च नहीं किया। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था इस पूरे मामले में जब हियरिंग हो रही थी? कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि एक्स पार्टी आपने बिना जनता को सूचित किए खुद ही अपने मन से एक सिलेक्शन कर लिया एक NGO का और उस NGO का खाते में आपने पैसा डाल दिया। सभी जिले के जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर लिख रहे हैं कि कोई काम हुआ ही नहीं, पैसा चला गया। तो इसीलिए कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस लेकर के उनको कहा कि इसको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि तत्कालीन मंत्री जो थी उन्होंने इसमें एक ऑर्डर भी किया था स्पेशल ऑडिट का। वो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आधी हकीकत आधा फसाना। अब बात करते हैं मेरठ की, जहां पर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रियलिटी टेस्ट किया। हमने ये जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस योजना का ऐलान किया था उस पर असल में अमल कितना हुआ। चाहे वो शहर हो या गांव, कहीं न कहीं अक्सर आपने जगह जगह देखा होगा कि लिंग परीक्षण अपराध है। आज भी गर्भ में ही बेटियां मारी जा रही हैं, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा जैसे राज्य में बड़े स्तर पर काम भी हुआ। अब यूपी की बारी आई है। यूपी में भी लिंग परीक्षण करने वाली सोनोग्राफी सेंटरों पर छापेमारी की गई है। लोगों को समझाने का काम एक NGO को दे दिया गया। मैं तो कहूँगी कि धरातल पे तो शायद हो ही नहीं रहा है।
अगर हो रहा होता तो यहाँ की कम से कम इस लाल बत्ती क्षेत्र की जो बिल्कुल शहर का मिडिल है, जो शहर का मध्य क्षेत्र है, वहाँ की हकीकत भी लोगों को पता होती। वहाँ भी अधिकारी आते, वहाँ भी इनको वो सुविधाएं देते, इनके बीच कुछ वर्कशॉप्स करते, इनको जागरूक करते कि बेटियों को नहीं मारना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और इस विशेषकर बताते कि इस धंधे में जो जीते जी मरने जैसा धंधा है, इस धंधे में बेटियों को न लाया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि हकीकत में कुछ हो रहा है और कागजों में कुछ और हो रहा है। आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मेरठ के सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं और धरातल पर क्या काम हो रहा है? जब हमने अधिकारी से पूछा उनका क्या कहना है, आप खुद ही सुनिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मेरठ में जो लिंगानुपात था 851.78 था 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मेरठ में बहुत सारे काम हुए हैं। पपेट शो, नुक्कड़ नाटक, गांव-गांव के स्तर पर महिलाओं का एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करके विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जागरूक किया गया है। और 2016 के जो आंकड़े हैं उसमें 890 पर हम पहुँचे हैं। तो लिंगानुपात में 40 अंक की वृद्धि करना ये दर्शाता है कि मेरठ में वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर काम किया है कि 2011 के जनगणना में 851 का रेशियो सीधे हम लोगों ने 40 अंक की वृद्धि की है। सरकारी आंकड़ों की माने तो बेटियां पहले के मुकाबले बढ़ी हैं। 2011 में 1000 लड़कों पर 851 लड़कियां थी, जो 2015 में बढ़कर 1000 पर 880 हो गई। वहीं 2016 में 1000 लोगों पर ये आंकड़ा बढ़कर 891 पहुंच गया। हालांकि इन अधिकारी का कहना है कि बहुत जल्द ही इस पर और बड़ी संस्थाओं के माध्यम से भी काम होगा। ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री की योजना जितनी देर से दम भरेगी, न जाने तब तक कितनी बेटियां गर्भ में ही दम तोड़ देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल देश में बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बेटियों के लिए कई योजनाएं निकाली। बेटियों के लिए प्रधानमंत्री का सपना कितना साकार हो पा रहा है, प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के सामने दिया था, जिसके बाद बेटियों को बोझ समझने वालों में बेटियों के प्रति नजरिया बदला। लोग बेटियों को बेटों की तरह देखने लगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लाभार्थियों को ढूंढते हुए APN न्यूज की टीम वाराणसी के यशपाल कुमार के घर पहुंची। प्राइवेट नौकरी कर अपनी जीविका चलाने वाले यशपाल की 3 बेटियां हैं। इनके साथ इनके पिता छेदी और पत्नी रहती हैं। यशपाल की पत्नी ने घर के बाहर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लगे कैंप में अपनी बेटी सृष्टि का खाता खुलवाया, लेकिन इन्हें किसी ने योजना के बारे में नहीं बताया। खाते खुला गया, लेकिन हम लोग को ये नहीं बताया गया कि कितना जमा होगा कितना नहीं होगा। हम लोग को कुछ नहीं पता है। किसने खाता खुलवाया है? यहाँ पे एक मीटिंग लगा हुआ था बाहर, उससे मैं नाम लिख कर गए और लिख कर क्या नाम लेकर गए, फिर वही क्या नाम है डाकिया वाला पहुँचा गया। द्वार को कैंप लगा था, उसी में सब कोई भर रहा था, नहीं भरती। तो कैंप में आप लोग को बताया नहीं गया कि कैसे लाभ लेना है इसका? नहीं, हमें नहीं बताया गया था। चिंता तो ये है कि अब तो हम बुढ़े हो गए हैं, बच्चे को रोजगार भी कोई खास नहीं है, जिलाना खिलाना पढ़ाना लिखाना, और पढ़ाना लिखाना वक्त बहुत उचित चीज है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की काशी क्षेत्र की संयोजक डॉक्टर रचना अग्रवाल केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ करती नहीं थकती। रचना अग्रवाल का दावा है कि उनकी टीम कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। हमारी सरकार फंड्स भी देती है, लेकिन हमारी जो टीम है वो जाकर ये देखती है कि वहाँ पर क्या कमियां हैं, किन बातों की वहाँ पर जरूरत है, पढ़ाई का जो स्तर है वो अच्छा है या नहीं है। अफसर कुछ भी दावे करे, खुद PM के क्षेत्र में लोगों को जानकारी न होना कई सवाल उठाता है। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम को इन्होंने बहुत जोर शोर से लॉन्च किया था, करोड़ों रुपए खर्च किए थे। उसकी असलियत देखना है तो ये कार्यक्रम जहां लॉन्च हुआ था हरियाणा, वहां जाके देख सकते हैं। आज हरियाणा के हालात इतने खराब हैं कि वहां बेटियां बचाने में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। सरकारें आएंगी, तरह तरह की योजनाएं भी लाएंगी, लेकिन देश में बेटियों की हालत तब बदलेगी जब लोग अपनी सोच में बदलाव लाएं,
उस बदलाव के लिए शिक्षा से ज्यादा संस्कारों और ज्ञान की कीमत समझने की जरूरत है। सचिन भाटिया, APN। हालांकि इस योजना को लेकर सियासत भी खूब हुई। कांग्रेस का कहना है कि यह सरकार तमाम योजनाओं को केवल इवेंट के तौर पर इस्तेमाल करती है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन से बात की हमारे संवाददाता सुमन कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद रंजीत रंजन। मैम, सरकार के 3 साल पूरे होने को हैं, बड़े जश्न की तैयारी है। आपको लगता है कि सरकार ने वाकई जश्न मनाने के लायक काम किया है? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी अपना जश्न मनाती है, अपनी सफलताओं का जश्न मनाती है। इसीलिए कांग्रेस पूरे भारत में 60 प्रेस वार्ताएं कर रही हैं, जिसमें अभी मैं भी जम्मू करके आई हूँ। अब हम लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इवेंट का जश्न मनाते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। ये कोई योजना को एडवर्टाइजमेंट करते हैं और अपने लीडर्स के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हरियाणा से मैम इसकी शुरुआत हुई थी, बहुत सारे आपने उदाहरण दिए, लेकिन हरियाणा के अलावा अगर हम बाकी प्रदेश, पूरे देश की बात करें, अक्रॉस द कंट्री क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? एक फाइनल आपका मैं कमेंट चाहूंगा इस पे। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, सबसे ज़्यादा जो क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट चाइल्ड, ट्रैफिकिंग है और जो सेक्स का सर्वे है, जो ये रेप का सर्वे है, सबसे ज़्यादा जो रेप केसेस है इन्हीं प्रदेशों में हो रहा है। और मध्य प्रदेश का लीजिए, नंबर 1 मध्य प्रदेश है इस वक्त। तो आपको रिजल्ट इसी से पता चलता है। मैं फिर कहूँगी कि ये इवेंट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। अपनी चीज़ को बेचना कैसे है वो उसके एक्सपर्ट है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।